नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में मौजूद हूं, जहां बारिश हो रही है, सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तब जब दिल्ली में राजनीति का तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और बड़ा खेल कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के कुछ दिन पहले तक महासचिव, बहुजन राजनीति के बड़े चेहरे, उन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़ने के बाद एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि अब मेरा दिल नहीं लगता समाजवादी पार्टी में। लेकिन यह दिल का जो मामला है ना, वो राजनीति में बड़ा नाजुक हो जाता है, क्योंकि कब किस पर दिल आ जाए और कब कौन दिलदार निकल जाए, कहना बड़ा मुश्किल है। और तब जब 2024 का चुनाव सामने हो और बहुत सारी बातें हो रही हों, जातीय राजनीति को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर और जातीय समीकरणों को लेकर, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का नई पार्टी बनाने का फैसला, तालकटोरा स्टेडियम में वो एक बड़ी रैली करने वाले हैं। अब बड़ी होगी छोटी होगी ये तो कहना फिलहाल बड़ा मुश्किल है, लेकिन समीरात्मज मिश्र हमारे साथ मौजूद हैं, द ग्राउंड रिपोर्ट के एडिटर। तो समीर जी बताइए कि ये मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य का छक्का है या भाजपा का छक्का है? अब ये तो तालकटोरा स्टेडियम में जब भीड़ जुटेगी तो उसको देख करके लगेगा। वैसे भीड़ को देख करके भी आप किसी की राजनीतिक हैसियत का सही अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जब अगर उस भीड़ को, अगर वो भीड़ आती है या खाली रहता है तो उससे हम आंक लेंगे। लेकिन जमीन पर अगर हम देखें, और जैसा आपने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का दिल अब वहां भी नहीं लग रहा है, तो उनका दिल इस मामले में बहुत, कह लीजिए कि वो क्षणभंगुर किस्म का है। वो बीएसपी में 20 साल तक रहे 20 साल। उसके पहले कई पार्टियों की यात्रा करके बीएसपी में आए, और जब बीएसपी सरकार में रहने लगी तब वहां टिके रहे। फिर उनको लगा कि अब बीएसपी शायद उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं आने वाली है, तो आ गए वो बीजेपी में, जनता पार्टी में। वहां भी उन्होंने सरकार मंत्री रहे, योगी की कैबिनेट में। उसके बाद फिर वहां भी दिल नहीं लगा। अब दिल पता नहीं क्यों नहीं लगा, उसके बहुत से कारण हो सकते। उनको लग रहा था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, तो फिर उसका जो है उनको फायदा मिलेगा और फिर से एक बार उनकी राजनीतिक हैसियत जो बीएसपी में हुआ करती थी, हाँ, वो बढ़ेगी। हाँ। लेकिन सरकार ही नहीं बनी। अब बेचैन है वो। अच्छा, अपना चुनाव भी हार गए। इससे उनका कद बड़ा छोटा हुआ। कद उनका छोटा हो गया। उनको उम्मीद थी कि राज्यसभा भेजा जाएगा, जयंत चौधरी को भेज दिया। राज्यसभा तो अभी की उम्मीद थी उनकी। विधानसभा में उनको ये लग रहा था कि अगर वो जीतते हैं या जीते होते तब वो ये दिखा सकते थे कि उनकी अपनी राजनीतिक हैसियत और अपनी कम्युनिटी में उनकी पकड़। और ये है कि चूंकि लड़ रहे थे वो दूसरे जगह से, जहाँ के वो है नहीं, पूर्वांचल से लड़ रहे थे, रहने वाले रायबरेली के हैं, तो वहां जीतने का एक संदेश बिल्कुल अलग होता, लेकिन हो नहीं पाया। एमएलसी रहे। अब उनको उम्मीद थी कि शायद अखिलेश यादव राज्यसभा में भेज देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने पिछले दिनों नारा दिया है पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक छोड़ करके उन्होंने दूसरों को टिकट दे दिया। तो अब उन्हें लग रहा था, और जाहिर सी बात है उसके पहले उन्होंने बातचीत हुई होगी, उनको लगा कि अब उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है इस पार्टी में, बीजेपी में जा नहीं सकते। उनके लगातार कुछ बयान ऐसे आए, हाँ, जिससे समाजवादी पार्टी असहज हुई, बैकफुट पर रही, या उसको मतलब जवाब देते नहीं बन रहा था। इसमें क्या बोले? स्वामी प्रसाद मौर्य किसी की दया पर और किसी की मेहरबानी पर राजनीति में नहीं आए, हमेशा संघर्ष करके आया। फिर भाजपा में, लेकिन एक बात समीर जी माननी, एक चीज यहाँ और बोलूंगा कि बीजेपी में जा नहीं पा रहे हैं लगातार। वहां भी उनकी कोशिशें चल रही हैं। बेटी उनकी अभी भी बीजेपी से सांसद है और फिर से टिकट लेने के पूरे कोशिश में लगे हुए हैं, पर लग नहीं रहा है कि मिल पाएगा। और अब वो कमलनाथ वाली स्थिति है कि अपनी पार्टी में तो कांग्रेस को उन्होंने कह दिया कि छोड़ दूंगा, नहीं दोगे। कांग्रेस ने कहा छोड़ दो, अब बीजेपी में चला जाऊंगा। लेकिन बीजेपी में चले भी जा रहे थे, लेकिन अब बीजेपी वाले कह रहे हैं नहीं, हम नहीं लेंगे, आप आओगे तो नुकसान हो जाएगा। अब बड़ी अजीब स्थिति। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी लगभग वही स्थिति थी। समाजवादी पार्टी में नहीं जा रही है, बीएसपी में जा नहीं पाएंगे, बीजेपी अब उनको ले नहीं रही है।
तो अब वो करे क्या, तो सबसे अच्छा तरीका था कि एक पार्टी बना लें। पार्टी बनाने से क्या होगा कि ये जो चुनाव के टाइम पे अच्छी खासी बार्गेनिंग हो सकता है किसी दूसरी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर हो जाएंगे और जो अपना दल है उस तरह की उनकी अपनी हो सकता है कि बार्गेनिंग वो कर लें। लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस समुदाय से वो आते हैं उस समुदाय में केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता बन गए। भले वो विधानसभा का चुनाव हार गए, वो एक अलग बात है, लेकिन अब वो नेता बड़े हो गए हैं। और मुझको लगता है, जितना मैं जान समझ पाया हूं, कि पिछले करीब 8-10 साल से उनके अपने कम्युनिटी में, मौर्य समुदाय में केशव प्रसाद मौर्य की स्वीकार्यता भी बढ़ी है। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में थे तब तो ठीक था, लेकिन दूसरी पार्टी में गए तो उनका जो समर्थक है, हालांकि अब देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य की हार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने एक बड़ी लकीर खींचने का बड़ा शानदार मौका था। जी हाँ, वो उन्होंने गंवा दिया। हारने के बाद ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य को आप देखिए, जो पूरा पिछला कार्यकाल था बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, उसमें केशव प्रसाद मौर्य का कद बहुत बड़ा था। आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भले हैं, उनके पास, लेकिन योगी के सामने बहुत उनका कद जो है वो छोटा हो गया। तो इसको दूसरी पार्टी में रख करके बहुत अच्छे तरीके से, हालांकि कहते ये भी है कि दरअसल केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह के लिए काम कर रहे थे और अमित शाह योगी को उस तरीके से पसंद नहीं कर रहे थे। तो योगी ने केशव प्रसाद मौर्य को जो है वो स्वाद चखाया और एक बड़ी गुमनाम सी नेता से चुनाव हरवा दिया। तो इससे बड़ी मुश्किल हो गई केशव प्रसाद मौर्य के लिए। लेकिन समीर जी, ये बताइए कि इसका 2024 के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? ये भाजपा के पक्ष में जाएगा, ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जो वो दावा कर रहे हैं, एक स्वतंत्र पहचान हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ कर पाएंगे इस तरफ? अभी देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों पे भी निर्भर करेगा। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी जो बनाएंगे, अगर वो किसी से गठबंधन करते हैं, हालांकि अभी रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा पार्टी का, या नहीं, अब तो बड़ा मुश्किल है इतनी जल्दी। हाँ, समर्थन लेकिन देख करके, और वैसे ये भी बड़ा दिलचस्प है कि किसके सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, किसके सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। सारे तो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन उनके सामने अभी जो सबसे सहज तरीका है वो ये है कि किसी पार्टी को अपना समर्थन दे करके अपने कैंडिडेट लड़ा सकते हैं, भले ही उसी के सिंबल पे लड़ाना पड़े। लेकिन दिक्कत ये है कि वो किसको समर्थन देंगे। अच्छा, आप केवल एक जाति विशेष के ही नेता हैं, बिल्कुल, आप पूरे अगर पिछड़े समुदाय को, अब देखिए कि वो बहुजन समाज की लीडरशिप के लिए चले थे। और अखिलेश यादव ने भी यही सोचकर जोड़ा होगा कि उनके पीछे पीछे जो है ओबीसी का एक चंक आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन क्या बीजेपी को स्वामी प्रसाद मौर्य की जरूरत भी है? बीजेपी को जरूरत तो है, लेकिन जरूरत, अब स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने पिछले दिनों के जो बयान आए समाजवादी पार्टी में रहते हुए, यद्यपि उससे कई गुना ज्यादा उससे खराब बयान, अगर उसको हम खराब समझते हैं किसी पार्टी के लिए, तो वो बयान बीएसपी में रहते हुए भी दे चुके थे, लेकिन बीजेपी ने तब भी उनको स्वीकार किया। तो बीजेपी तो किसी को भी वॉश कर देती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जरूरत उसको है। क्योंकि होगा बीजेपी 100 50 वोट को भी अगर कंसोलिडेट करना है तो कोई भी उसके लिए वो काम कर रही है। लेकिन अब इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, और विपक्षी दलों के लिए, और उस मुश्किल से बीजेपी कितना जो है वो उसको झेल पाएगी या उसका स्पष्टीकरण दे पाएगी, ये दिक्कत वाली बात होगी। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अब बहुत फोकस कर रही है, उसके पास उनके समुदाय का जो वोट जितना वो लेना चाहती है वो है उसके पास, और वो बिदकने वाला भी नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से, जितना मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन ये अब स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत कंफर्टेबल नहीं थे समाजवादी पार्टी में। अब ये अपने आप में अलग बहस हो सकती है कि अखिलेश यादव का स्वामी प्रसाद मौर्य से दिल टूटा या स्वामी प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव से दिल टूटा, लेकिन समाजवादी पार्टी का नुकसान तो कर देंगे, समाजवादी पार्टी का तो नुकसान होगा भाई, उनकी वजह से जो भी, वही बात है कि उधर जो कंसोलिडेशन हो रहा था वो तो कमजोर होगा ही। और फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा कि फिर जो उनका समर्थक वर्ग था, जाहिर सी बात है फिर वो बीजेपी की ओर चला जाएगा। एक चीज समझ में नहीं आती समीर जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पूरी जिंदगी उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हुए बीती, वो लखनऊ में भी तो रैली कर सकते थे।
वो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रैली करके क्या दिखाना चाहते हैं और क्या साबित करना चाहते अब हैं? वो भी शायद भारत राष्ट्र समिति, जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी थी, तो उसने भी सोचा कि हम अब पैन इंडिया अपनी पहचान बनाएं। उसने अपना नाम भारत राष्ट्र समिति कर लिया। उसके बाद चुनाव भी हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लग रहा होगा कि अगर हम दिल्ली में रह करके करेंगे तो थोड़ी चर्चा भी उसकी ज्यादा होगी और हो सकता है कि मैं और राज्यों के लोगों को भी जोड़ लूं। अब ये तालकटोरा स्टेडियम में जब करेंगे रैली तब समझ में आएगा कितनी ताकत है। उन्होंने लोगों को अपनी, ये भी हो सकता है कि भाजपा उनके पीछे ताकत लगाए उनकी रैली को सफल बनाने में। ये नहीं हो सकता? रैली सफल हुई, बड़ी हुई, तो इसका मतलब ताकत तो किसी की लग रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि उनकी रैली को ताकत सफल बनाने के लिए क्यों ताकत लगाएगी? आपको लगता है कोई जरूरत? मतलब मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य की इस समय बीजेपी को कोई जरूरत है। तो बड़ी दिलचस्प हो गई है राजनीति उत्तर प्रदेश की, और उससे ज्यादा दिलचस्प हो चुका है 2024 का चुनाव। राजनीति का तापमान बढ़ता जा रहा है और जहां मैं मौजूद हूं वहां का तापमान गिरता चला जा रहा है। तो समीर जी, बड़ा मुश्किल समय, शायद या कहें दिलचस्प समय आने वाला है 2024 का चुनाव। सारे लोग अपनी अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं, लेकिन इस समय का सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा और राहुल गांधी का क्या होगा? जी, राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी का, अब एक चीज आपको बताएं, अभी कल की रैली में कल उन्होंने जिस तरह से वो वायनाड से लौट करके डायरेक्ट आए और इलाहाबाद में प्रयागराज में राहुल गांधी ने वो अपना मार्च भी किया, रैली, वो उसको क्या कहते हैं कि पैदल मार्च। हाँ, पैदल। उसमें जिस तरह से युवाओं का उत्साह दिखाई पड़ रहा है। औरंगाबाद की सभा में, बिहार में की भी सभा में, जहाँ कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। और इलाहाबाद में आपको तो पता ही है कि वहाँ युवा और छात्र का मतलब बहुत चीज होती है, बहुत कुछ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत बड़ा गढ़ रहा है छात्र राजनीति का। संख्या में बाहर से आकर के रहने वाले छात्र रहते हैं, जिनके साथ उनके अपने परिवार भी जुड़े हैं। उनका जुड़ाव देख करके लग रहा था कि बहुत राहुल गांधी की जो एक लोकप्रियता है या स्वीकार्यता है, वही स्वीकार्यता उनकी जो है युवाओं तक बहुत तेजी से पहुंच रही है। और अगर वास्तव में ये चीज पहुंचती है, अपील करती है और वो राजनीतिक चीजों में बदलती है, वोटों में तब्दील होती है, तो सीट जीते या ना जीते, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देने वाली, और एक जो विकल्प की बात होती है, उस विकल्प के तौर पर राहुल गांधी जो है अपने को बहुत अच्छे तरीके से पेश करेंगे और पेश कर रहे हैं। तो राजनीति हमेशा ही संभावनाओं का खेल है। उम्मीदें कभी किसी पार्टी की टूटती नहीं है और कोई भी नेता कभी भी भूतपूर्व नहीं होता। यही राजनीति का मजा है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा ख्याल है आपको कर लेना चाहिए। फेसबुक पर बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, आर्टिकल 19 इंडिया हमारा पेज है। व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। पालमपुर हिमाचल प्रदेश से आप सभी दर्शकों को नमस्कार।